दोस्तों, अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो मात्र एक वीडियो या काफ़ी है। जो भी बीए थर्ड ईयर यानी कि बीए तृतीय वर्ष के छात्र हैं जिनका सब्जेक्ट हिंदी है और आने वाले दिनों में उनके थर्ड पेपर यानी कि हिंदी के तृतीय प्रश्न पत्र का पेपर होना है, उनके भी लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारे क्वेश्चन रखे हैं जो कि पिछले कई सालों में कई बार पूछे गए हैं और टॉप लेवल के हैं, और आपकी जब भी परीक्षा होगी आगामी कल परसों आने वाले दिनों में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा वो आपके परीक्षा में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं गारंटी में पिछले 2 वीडियो जो बनाया हूं, ठीक है, बीए थर्ड ईयर की फर्स्ट पेपर का सेकेंड पेपर का, दोनों पेपर की परीक्षा यूनिवर्सिटी में हुई और मैंने क्वेश्चन पेपर देखा और जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे 80 से 85% मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आए थे परीक्षा में। तो मुझे यह जानकर बहुत ही खुशी हुई और आज भी आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और जो क्वेश्चन और आंसर मैं आपको बताऊंगा इसको आप लोग ध्यान से रटते हैं, समझते हैं, तो आपको कोई भी परीक्षा में पास होने से रोक नहीं सकता। इसकी मैं 100% गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। जो भी आप सभी को मालूम, बीए थर्ड ईयर में पर सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी थर्ड पेपर की यानी कि प्रश्न पत्र तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में। चलिए ठीक है, हम बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। कुल मिला के वीडियो बहुत ही तगड़ी होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन मैंने टॉप लेवल के रख दिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं सारे क्वेश्चन इसमें रख दिया हूं जो कि टॉप लेवल के हैं, ठीक है। बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन कौन से पढ़ के जाना है, कौन से आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, वो इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि प्रयोजन मूलक भाषा किसे कहते हैं। तो प्रयोजन मूलक भाषा बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ये आगामी परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रयोजन मूलक जो भाषा है उसको आप लोगों को इस प्रकार लिखना है कि भाषा को लोग, जो कोई भी भाषा हो तो उसको करते क्या है, भाषा को लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, लेकिन जब किसी प्रयोजन विशेष के लिए, किसी प्रयोजन विशेष के लिए किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो भाषा के इस प्रायोगिक रूप को प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। समझ में आ गया? पूरी तरह आ गया होगा, मुझे दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है कितनी, क्योंकि आप लोग थर्ड ईयर के छात्र हैं, एक्सपर्ट हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप लोगों ने काफ़ी अपने एक्सपर्टीज़ दिखाई भी हैं, तो समझ गए होंगे फिलहाल। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका आंसर मैं आपको बता ही रहा हूँ, साथ साथ में अपने गूगल या अपने सीरीज क्वेश्चन बैंक में भी इसका आंसर पढ़ लीजिएगा जो भी मैं क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। इसका अगला प्रश्न है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के उद्देश्य के बारे में बताइए। तो क्या क्या उद्देश्य हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की नवीनतम, ठीक है, उद्देश्य परक विधा है। इसके मध्य ये पत्राचार्य भाषा, ध्यान दीजिएगा, पत्राचार्य भाषा, कंप्यूटिंग, पत्रकारिता, संपादन कला, मीडिया लेखन तथा अनुवाद आदि के विविध क्षेत्रों का परिज्ञान विद्यार्थी को कराया जाता है। इसका ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति विभिन्न प्रयोजन की सिद्ध में समर्थ हो जाता है। तो ये रहा प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य उद्देश्य, जो कि मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ज़्यादा लॉन्ग में लिखना नहीं, 85 शब्दों में लिखना, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपका लगभग 2 ही नंबर का होता है, अति लघु उत्तरीय लेवल का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 बार क्वेश्चन का आंसर फिर आप लोग रिपीट करके वीडियो पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही टॉप लेवल का है, आगामी परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, जब भी परीक्षाएं हुई पिछले सालों में, तो क्वेश्चन टॉप लेवल का है। इसमें लिखा है कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सरकारी पत्र किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र के यानी कि भारत के जो भी काम होता है, देश का जो काम होता है, ठीक है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुसंगठित सरकार की आवश्यकता होती है। भाई अगर भारत देश को चलाना है, देश को चलाना है, राष्ट्र को चलाना है, तो उसके लिए एक सुसंगठित सरकार भी होनी चाहिए ना। जैसे कि आपका घर होता है तो उसको चलाने के लिए उसमें एक हेड होना चाहिए, फैमिली का हेड, ठीक है, जिसको लोग बोलते हैं मुखिया। तो उसी प्रकार देश को चलाने के लिए एक सुसंगठित सरकार की आवश्यकता होती है। यह सरकार कार्य, ध्यान दीजिएगा, यह सरकार कार्य
संचालन की सुविधा के लिए अनेक कार्यालय खोलती है। यानी कि बहुत सारे काम होते हैं देश के और बहुत सारे राष्ट्र के कार्य होते हैं, प्रदेश के कार्य होते हैं, तो उसको चलाने के लिए जो सरकार है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ओपन कराती है, अलग अलग कार्यालय ऑफिस खुलवाती है, जिससे किसी भी व्यक्ति का काम आसानी से हो सके। एक तो एग्जाम्पल के लिए है, फिलहाल हम इसमें आपको फॉर्मल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे कि यह सरकार कार्य संचालन की सुविधा के लिए अनेक कार्यालय खोलती है। ये कार्यालय देश के कोने कोने में एक छोर से दूसरे छोर तक फैले होते हैं, ठीक है। और इन सबका अपनी संबंध पत्रों द्वारा स्थापित होता है, ठीक है। इन सबका, ठीक है, आप जो आपसी संबंध होता है वो पत्रों द्वारा स्थापित होता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से थोड़ा पढ़ने में रॉन्ग होगा। जो इन सबका होता है आपस में एक दूसरे से मिले होते हैं, ठीक है, स्थापित होते हैं। और शासकीय कर्मचारियों अथवा अधिकारियों द्वारा एक कार्यालय या एक विभाग दूसरे कार्यालय अथवा विभाग को लिखे गए पत्र शासकीय अथवा सरकारी पत्र कहलाते हैं। जब एक संस्था कहीं ओपन है, वो दूसरे संस्था के लिए कुछ भी लिखित में कुछ भेज रही है, ठीक है, तो वहाँ पर एक सरकारी पत्र वो कहलाएगा। तो इसी को सरकारी पत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं कि शासकीय कर्मचारी अथवा अधिकारियों द्वारा एक कार्यालय या विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग को लिखे गए पत्र शासकीय अथवा सरकारी पत्र कहलाते हैं। ओके, एक विभाग से दूसरे विभाग को लिखा गया। अगला प्रश्न है, ये भी परीक्षा में पिछले साल पूछा गया 2022 में। पल्लन की परिभाषा दीजिए, ठीक है। पल्लन की अर्थ क्या है वो आप लोगों को समझना है कि पल्लन का अर्थ है विस्तार करना। ध्यान दीजिएगा, पल्लन का अर्थ है विस्तार करना। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के शब्दों में सूत्र रूप में या संक्षेप में व्यक्त भाव या विचार के विस्तार को पल्लन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार सूत्र रूप में या संक्षेप में व्यक्त भाव या विचार के विस्तार को, संक्षेप में व्यक्त भाव या विचार के विस्तार को ठीक है, पल्लवन कहते हैं। ओके। और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया एवं सुमन सिंह के शब्दों में, चलिए एक ही आप लोग लिख दीजिएगा, ऐसे ही लिख दीजिएगा कि द्वारिका प्रसाद सक्सेना के शब्दों में, ठीक है, ये आपको जो मैंने बताया अभी, संक्षेप में व्यक्त भाव या विचार के विस्तार को पल्लन कहते हैं और पल्लन का जो अर्थ है वो विस्तार करना होता है, ठीक है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न है कि पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। पत्र लेखन की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। पहले तो पत्र जो लिखा जाता है उसमें क्या होना चाहिए, अस्पष्टता होनी चाहिए। कुल मिला के वो जो चीज़ आप कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट हो, ठीक है, जो चीज़ आप कह रहे हैं वो स्पष्ट हो। दूसरी चीज़ है कि उसमें यथार्थता हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो होनी चाहिए वो सहजता होनी चाहिए, यानी कि सहज हो, जिससे अगले को समझ में आ जाए आसानी से, ठीक है। और चौथा नंबर है वो होना चाहिए प्रभावात्मकता, यानी कि कोई अगर पढ़ रहा तो उसको प्रभाव लगे, प्रभावात्मक लगे, किसी को किसी चीज़ के लिए पत्र भेजा जाए या लेखन लिखा जाए तो उससे प्रभावित हो, ठीक है। और अगला है मौलिकता होनी चाहिए, और ठीक है, शालीनता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी कि कम शब्दों में होना चाहिए, ठीक है। और अगला जो है वो होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, मौलिकता, ठीक है, मौलिकता और एकान्वित होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, जो कि आपको 4 से 5 लिख देनी है। मैंने तो आप लोगों को लगभग 7 से 8 बता दिए हैं, लेकिन 3 4 4 5 6 लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर एग्जामिनर दे देगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने की मुझे आवश्यकता नहीं, आप लोग इंटरनेट चलाते हैं, अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। फिलहाल क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर मैं बताने का प्रयास करूंगा इसका, कि जो इंटरनेट है वो विश्व का एक विशालतम कंप्यूटर नेटवर्क है। नेटवर्क एक ही प्रकार की वस्तुओं का संजाल है। संजाल का अर्थ होता है कि एक ही प्रकार की 2 से अधिक वस्तुओं का परस्पर संपर्क में आना। इंटरनेट एक बहुत पीयर टू पीयर, ठीक है, पीयर टू नियर एक समान नेटवर्क है। इससे जुड़कर कोई भी कंप्यूटर बड़ी सरलता से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। इससे सारे कंप्यूटर टेलीफोन लाइन्स से जुड़े होते हैं। इंटरनेट एक टीवी, ठीक है, रेलवे स्टेशन की तरह होता है। तो कुल मिला के इंटरनेट का आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग सब साफ शब्दों में मैं अपने अर्थों में बताना चाहूँ तो इसका आंसर इस तरह मैं बताऊँगा आप लोगों को कि जो इंटरनेट है ये एक ऐसा जाल है जिसमें संपूर्ण विश्व या संपूर्ण देश शामिल है।
ठीक है, ओके। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पत्रकारिता का क्या आशय है, तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को इस प्रकार लिखना है, हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए पत्रकारिता का आशय क्या है, या पत्रकारिता के बारे में लिखिए, या आप इससे क्या समझते हैं। तरह तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आंसर एक ही होगा, ठीक है। आपको लिखना है कि पत्रकारिता मूलतः समाचारों का, ठीक है, संप्रेषण है। अंग्रेजी जर्नल से, ठीक है, जर्नलिज्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है दैनिक पंजिका अथवा डायरी। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि ऐसी पुस्तक जिसमें प्रत्येक दिन का लेन देन अथवा कारोबार होता है। शाब्दिक, ठीक है, कारोबार होता है। शाब्दिक दृष्टि से जर्नल का अर्थ अथवा नियम अंतराल पर प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अथवा मैगजीन में होता है। अस्तु, ठीक है, पत्रकारिता दैनिक घटना, बात, तथ्य, प्रक्रिया, स्थिति और परिस्थिति के संबंध में जानकारी के लेखन अथवा चित्रों के द्वारा, ठीक है, संप्रेषित करने की क्रियात्मक कला को कहते हैं। तो ये है पत्रकारिता की परिभाषा, जो कि आप लोगों को साफ शब्दों में मैं कहूँ, अगर शॉर्ट में लिखना है तो वहाँ पर आप लोग इस तरह लिख दीजिएगा, ठीक है, साफ शब्दों में, कि एक ऐसी पुस्तक है, पत्रकारिता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें प्रत्येक दिन का लेन देन अथवा कारोबार होता है, ठीक है। और इसके आगे आप लोग नहीं आ रहा है तो मैंने जो भाषा बताई है, जिस भाषा में आंसर, वो लिख दीजिएगा। नहीं आ रहा तो इतना लिख के उसके आगे बना के भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फोटो पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए। तो फोटो पत्रकारिता पर आप लोगों की टिप्पणी लिखनी है शॉर्ट में, ज़्यादा लॉन्ग में लिखना नहीं है आंसर। तो इसका आंसर इस प्रकार लिख देना है कि फोटो पत्रकारिता का आशय समाचार पत्रों में छपने वाले फ़ोटो से, जो भी आप लोग समाचार देखते हैं या फिर आप लोग जो दैनिक, जैसे कि कोई पेपर देखते हैं, मैगजीन न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, पेपर, न्यूज़पेपर, तो उसमें जो फ़ोटो छपा होता है, ठीक है, समाचार पत्रों में छपने वाले फ़ोटो से है। फ़ोटो अर्थात चित्रों की विशेषता होती है कि ये बहुत कम से, ठीक है, बहुत कम में बहुत अधिक कहने की सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए पत्रकारिता जगत में फ़ोटो पत्रकारिता का विशेष महत्व है। देखिए, बहुत बहुत चीज़ें ये ऐसी होती जो आप लोग, मैं एक्सप्लेन कर दूं, कोई चीज़ हो इसके बारे में मैं लिख दूं, ठीक है, और वहाँ पर फ़ोटो ना डाला जाए तो उससे पढ़ने में और हो सकता है आपके समझ में ना आ जाए। अगर वहीं पर चित्र दिखा दिया जाए, ठीक है, तो वो बहुत ही आसानी से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो मूवी में कोई भी रोल हो, ठीक है, मूवी में कोई भी रोल हो, जैसे कि जो हीरो होता है विलन को मार रहा होता है, तो वहाँ पर अगर आप ऐसे सुनेंगे तो शायद आपको उतना उत्कृष्ट या फिर इम्प्रेसिव ना फील हो। लेकिन अगर आप वही फ़ोटो या पिक्चर वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी इम्पैक्ट लगेगा और आपको काफ़ी अट्रैक्शन लगेगा, आपको वो सीन तुरंत याद हो जाएगी। तो कुल मिला के यही चीज़ है सब, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के भी आंसर देने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे छात्र बीए के हैं, बीए में जो भी छात्र हैं, फिर बीएससी में हैं, जिस ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो लगभग अब जनरली क्वेश्चन हो गया 50 से 60% छात्र कंप्यूटर बेसिक तो सीख ही लिए हैं। तो इसका अर्थ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना है, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर शब्द हुए वो कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का आशय है गणना करना। इस प्रकार कंप्यूटर गणना के लिए किया गया है, एक ऐसा आविष्कार है जो तीव्र गति से गणितीय गणना कर देता है। कंप्यूटर किसे कहते हैं, इसे इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सूचनाओं अथवा डाटा के आधार पर कार्य करती है। देखिए, कंप्यूटर ऐसी है जो सूचना, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे, जो आप निर्देश देंगे, उसी के हिसाब से काम करिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग मान लीजिए कंप्यूटर, आपने एक्सेल खोला या फिर आपने कैलकुलेटर ओपन किया, सारी चीज़ें अवेलेबल है कंप्यूटर में, आपने वहाँ पर डाला 10 और 15 कितना होता है, तो आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसके बाद इंटर दे दिया, तो 10 और 15 जोड़ के तुरंत आपको आंसर दे देगा, वो 35 हुआ। तो इस प्रकार आपके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आप लोगों के द्वारा सूचनाएँ दी जाती हैं, उसके बाद वो उसका आउटपुट तुरंत निकाल के आप लोगों को दे देता है, ठीक है। तो इस प्रकार कंप्यूटर वर्क करता है। ओके, समझ में आ गया। अगर आप लोग इसके बारे में लिखना चाहें तो बहुत लिख सकते हैं, 2-4-6 पेज में, अगर आपको जानकारी है, ठीक है। तो फिलहाल और मैं थोड़ा इसमें आपको बता दूं कि कंप्यूटर संकलित सूचनाओं की क्रमबद्ध जानकारी देता है, इसलिए अब कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसर भी कहा जाने लगा है। क्रमबद्ध जानकारी देता है, यानी कि क्रम वाइज आप लोग जिस प्रकार इनपुट दे रहे हैं उस प्रकार उसका आंसर पाएंगे, इसलिए इसको डाटा प्रोसेसर के भी नाम से जाना जाने लगा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की कौन सी मुख्य क्रियाएँ, ठीक है, कंप्यूटर की मुख्य क्रियाएं कौन सी हैं, ठीक है, ये आप लोगों को लिखना है कौन कौन सी हैं जो क्रियाएं करती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए, इसका भी आंसर मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए। तो आप लोगों को लिख देना है कौन कौन सी क्रियाएं करता। पहला तो आप लोग लिख दीजिएगा इस प्रकार
कि कंप्यूटर डाटा और निर्देशों को भंडारित करता है, यानी कि जो आप निर्देश देते हैं, जो आप लिखते हैं, जो आप मूवी या पिक्चर या सॉन्ग या फिर जो भी लिखते हैं, डेटा अपना मार्कशीट है या फिर आप लोग रिज्यूम बनाते हैं, अपनी CV बनाते हैं, वो सब चीज़ जो निर्देश देते हैं, लिखते हैं, उसको स्टोर कर लेता है, यानी कि भंडारित करता है। दूसरा है कि कंप्यूटर डाटा और निर्देश पढ़कर उसे ग्रहण करता है। जो भी आप निर्देश देते हैं, जो भी आप लिखते हैं, उसको कंप्यूटर पढ़कर उसे ग्रहण करता है। उसके बाद अगर उसके लायक हैं, उसको आउटपुट देने लायक है तो उसका आउटपुट देता है। ठीक है, अगला लिख दीजिएगा 3 नंबर पे, 3 नंबर विशेषताएँ लिख दीजिएगा, इसकी क्रियाएँ लिख दीजिएगा कि कंप्यूटर डाटा और निर्देश पढ़कर उसे ग्रहण करता है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आप लोगों को 4 नंबर पर लिख देना है, सॉरी 2 हुए हैं, अभी 3 आप लोग तीसरा लिखना है। कंप्यूटर विभिन्न प्रक्रियाओं एवं उनके क्रम को नियंत्रित करता है। जो भी प्रक्रिया होती हैं, जो भी उसमें क्रम वाइज सीरियल वाइज होता है, उस चीज़ों को नियंत्रित करता है, समझता है। और 4 नंबर पे आप लोगों को लिख देना है कि यह उपयोगी सूचनाओं को प्रयुक्तताओं को समझने के योग्य बनाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप लोग नहीं समझ पाते, जैसे कि इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग उसका हिंदी नहीं मालूम है तो आप लोग उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, ट्रांसलेट करके उस भाषा में आप लोगों को कर देता है, जिस भाषा में आप समझ जाते हैं, समझना चाह रहे हैं, तो उसको आप लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो ये मुख्य क्रिया है कंप्यूटर की ही है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो समाचार पत्रों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं, अच्छे से मालूम है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर मैं आपको बताऊंगा भी। आपको आंसर में लिख देना है कि समाचार पत्र एक आमुख आकर्षण, ठीक है, आकर्षक होना चाहिए। समाचार जो होना चाहिए, विशेषताएं में आप लोगों को लिखना चाहिए कि समाचार पत्र जो है वो आमुख आकर्षक होना चाहिए तथा इसकी सामग्री गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय होनी चाहिए। जो भी जानकारी दी गई समाचार पत्र में वो अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, आकर्षित होनी चाहिए और साथ साथ में वो गुणवत्ता होनी चाहिए, इसमें कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए किस वजह से ये लिखी गई है, और साथ साथ में वो विश्वसनीय हो, हाँ भाई ये बात जो कही गई है वो सही है। ठीक है, और अगला आप लोगों को लिख देना है कि संपादकीय पर प्रबुद्ध वर्ग का विशेष ध्यान है, इसलिए इसे तथ्यपूर्ण एवं प्रामाणिक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समाचार प्राप्त के प्रमुख स्रोत बताइए। यहाँ पर लिख दिया गया, गलती से टाइप हो गया, समाचार प्राप्त के प्रमुख सूत्र बताइए। यहाँ पर होना चाहिए था क्वेश्चन समाचार प्राप्त के प्रमुख स्रोत। ठीक है, स्रोत बताना है आप लोगों को। तो आप लोगों को लिख देना नंबर 1 पे, ठीक है, लिख देना है कि अप्रत्याशित स्रोत। बी नंबर लिख देना है अप्रत्याशित स्रोत, और 3 नंबर लिख देना है पूर्वानुमानित स्रोत। तो इस प्रकार लिख दें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कदार पूछ लिया जाता है, इसलिए वीडियो मैंने रख दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को लिखना है। तो सॉफ्टवेयर आप सभी को मालूम होगा कि सॉफ्टवेयर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग इसकी जो है वो बातें कही जाती हैं। कोई कहता 3 प्रकार के होते हैं, कोई कहता 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो मेरे अनुसार मैं कहना चाहूँगा कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला सॉफ्टवेयर जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और तीसरा जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में लिखना नहीं, क्योंकि अतिलक उत्तरीय प्रश्न है। बस आप लोगों को यही लिख देना है कि सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आप लोगों को और अधिक लिखना तो एक और ऐड कर दिया गया है, अलग अलग लोगों के अनुसार उसमें लिख दिया गया फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। फिलहाल लेकिन मेरे अनुसार 2 ही रहेंगे। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की विशेषताएं आप लोगों को लिखनी है। तो इसके बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं बताऊंगा भी इसका आंसर। तो आप लोगों को नंबर 1 लिख देना है कंप्यूटर की विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला लिख देना है कि कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण, ठीक है, संवेगहीन होता है। ओके, कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण संवेगहीन होता है, यानी किसी प्रकार का उसमें आवाज़ नहीं होती है। ओके, और दूसरा लिख देना है कि बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर की विलक्षण क्षमता है। और तीसरा लिख देना आप लोगों के कंप्यूटर की काम करने की परिशुद्धता उच्च कोटि की होती है। ठीक है, और तीसरा आप लोगों को लिख देना है कि कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों को वो सरलतम रूप में उसे कन्वर्ट करता है, यानी कि 100% शुद्धता होती है अगर आप निर्देश सही दे रहे हैं तो। अगला लिख देना है कि कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करने वाली मशीन है। और आप लोगों को लिख देना है कि कंप्यूटर में एक साथ कई कार्य किए जा सकते हैं, ये भी प्रमुख विशेषताएं। तो कुल मिला के ये सारे 4-5 से लिख दीजिए, 4-5 विशेषताएं लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पत्रकारिता के उद्देश्य बताइए, उद्देश्य क्या होते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका भी आंसर थोड़ा शॉर्ट में बताने दे रहा हूँ। देखिए, इसका आंसर आप लोगों को इस प्रकार लिखना कि पत्रकारिता में जन सेवा को विशेष महत्व दिया गया है। महात्मा गांधी ने कहा है कि मानव सेवा की पत्रकारिता एक मात्र उद्देश्य है। पत्रकारिता का प्रमुख उद्देश्य है संपूर्ण समाज में नव संचार, सजीवता, जागरण, ठीक है, नव स्फूर्ति, सक्रियता और गतिमयता के संदेश का प्रचार और प्रसार करना। ठीक है, तो बस आप लोगों को इसी तरह
2-3-4 लाइन में लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। जो पत्र होता है, आप सभी को मालूम पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है वो आप लोग लिख लेंगे। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता ना भी आए आपकी परीक्षा में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता का पिता किसे कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को लिख देना है कि भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है जेम्स ऑगस्टस हिकी को। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसमें लिख दे रहा हूँ जेम्स, ध्यान दीजिएगा जेम्स, इस तरह लिख देना है। ओके, उसके बाद आप लोगों को नीचे लिख देना है इसी में आगे। ठीक है, अगस्टक। ओके, उसके बाद आप लोगों को अगस्टस है। ठीक है, सा होना चाहिए यहाँ पर, अगस्टक। और उसके बाद एक और वर्ड लिख देना है हिकी। ठीक है, हिकी, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को लिख देना है कि भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता का जो पिता है वो जेम्स ऑगस्टस हिकी को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि समकालीन हिंदी पत्रिकाओं के नाम बताइए। तो आप लोगों को लिख देना है कि बहुवचन, रचनाक्रम, तेवर, अवध अर्चना, पहल, वसुधा, आलोचना, इंडिया टुडे, कथादेश। ठीक है, साहित्य अमृत, साहित्य विनीता, सखी, गृह शोभा। तो एक्सेट्रा ये समकालीन हिंदी पत्रिकाओं के नाम हैं जो कि आप लोगों को मैंने बताए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ईमेल से आप क्या समझते हैं। जो आप लोग मेल भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, ठीक है, उससे आप लोग क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए, लेकिन आप लोगों को इसका आंसर मालूम ही होगा कि क्या है ईमेल। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ कि ईमेल 2 या 2 से अधिक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ईमेल 2 या 2 से अधिक एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर द्वारा एक दूसरे की सूचनाओं का ग्रहण करना, यानी कि आदान प्रदान करना, ठीक है, और भेजना ईमेल कहलाता है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट भाषा में समझा दूं कि ईमेल वो होता है जहां पर 2 या 2 से अधिक लोग कंप्यूटर से जुड़े हों या फिर मोबाइल से जुड़े हों और वो किसी चीज़ का, जैसे कोई डेटा है, कोई फाइल है उसका, या फिर कोई सूचना है उसका, ठीक है, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। वहाँ पर प्राप्त होना, भेजना, रिसीव करना ही ईमेल कहलाता है। ठीक है, आजकल ईमेल का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। ईमेल पर सूचना भेजना डाक से भी सस्ता है। ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत और व्यावसायिक सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम भी ईमेल, ठीक है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, ये भी ईमेल किए जा सकते हैं। ओके, तो ये रही ईमेल की शॉर्ट में परिभाषा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संचार के प्रमुख कार्यों के नाम लिखना है आप लोगों को। ठीक है, कार्यों के नाम लिखना है, तो आप लोगों को लिख देना है संचारों के जो मुख्य कार्य हैं वो लिख देना है कि निर्देश देना, मनोरंजन, सूचना देना, विचार विमर्श, भाईचारा एवं एकता स्थापित करना, किसी भी कार्य के लिए, ठीक है, अनुनय होना, सांस्कृतिक उन्नयन होना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिख देना है। आप लोगों को जो मेन है मैं आपको वो बता देना हूँ। संचार के जो प्रमुख कार्य हैं वो आप लोगों को लिख देना है कि संचार के प्रमुख कार्य मनोरंजन, दूसरा हो गया निर्देश देना, तीसरा हो गया सूचना देना और चौथा हो गया विचार विमर्श। बस इतने ही लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मल्टीमीडिया का अर्थ क्या है। अगर अति लघु उत्तरीय में प्रश्न आया तो आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट में लिख देना है कि चित्र, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, डेटा, ठीक है, आज के समन्वयों का नाम ही मल्टीमीडिया है। अगर आपको ये डिस्क्राइब करने के लिए आ जाए, लॉन्ग में आ जाए, विस्तृत उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में, तो आप लोग शुरू कर दीजिएगा। टेक्स्ट के बारे में, यानी कि जो डेटा होता है वो लिखा जाता है, चित्र, एनिमेशन, उसका हेडिंग डाल के उसके बारे में लिख डालिएगा अच्छे से, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न है कि वीडियो फ़ोन के विषय में आप क्या जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को मालूम है कि वीडियो फ़ोन द्वारा दूरसंचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि आई है, बहुत बड़ी क्रांति आई है। इस यंत्र के माध्यम से केवल व्यक्ति की आवाज़ ही नहीं सुनी जा सकती है, बल्कि उसका चित्र भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में टेलीफोन से एक कैमरा और ऑडियो स्क्रीन जुड़ी रहती है। टेलीफोन नंबर मिलाते ही कैमरा चालू हो जाता है और विद्युत संकेत के माध्यम से आवाज़ एवं चित्र लक्ष्य व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं। कुल मिला के आप अपनी भाषा में कहें तो वीडियो कॉलिंग। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि नई संचार तकनीकियों का उल्लेख कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए, इसका भी आंसर आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, नई संचार तकनीकी जो आई हैं उनके बारे में लिखना है। तो रेडियो टेस्ट हो गया, ठीक है, टेली टेक्स्ट हो गया, इंटरएक्टिव केबल हो गई, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आधुनिक, ठीक है, नई संचार, नवीन जो संचार तकनीकी पे आधारित
ये सारी चीज़ों की गणना की जाती है इन सभी में, ठीक है। तो ये हैं सारी चीज़ें नई तकनीक के आधार पे। ओके, चलिए अब हम बढ़ेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ, तो लघु उत्तरीय और उसका आंसर भी, ये सारे क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपकी परीक्षा में। अब लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं वो उसका आंसर आप सभी को मालूम है कि दे पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि 200-250 वर्डों में आप लोगों का इसका आंसर लिखना होता है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो इसमें मैं टॉप लेवल के प्रश्न कौन से आपकी परीक्षा में आने के चांस ज़्यादा कौन से है वो मैं आपको सिलेक्ट करा दे रहा हूँ, वो आप पढ़ के जाइएगा, आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। लघु उत्तरीय बेस का पहला क्वेश्चन है कि पत्राचार किसे कहते हैं, पत्राचार के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। ये आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन आपके अभी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि व्यवहारिक पत्र किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक पत्र, व्यवहारिक पत्र और सरकारी पत्र किसे कहते हैं, इन तीनों में से एक आपकी परीक्षा में 100% फंसेगा। तो इसलिए व्यवहारिक, सामाजिक और जो मैंने आपको सरकारी पत्र बताया किसे कहते हैं, इन तीनों का आंसर पढ़ लीजिएगा। कम से कम अगर अति लघु उत्तरीय में आएगा 2 नंबर, लघु उत्तरीय में आया तो 5 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। टॉप लेवल का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए, ध्यान दीजिएगा, करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत, ठीक है, उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। इसके स्वरूप को, ये थोड़ा टाइप करने में क्वेश्चन मिस हो गया है तो इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर टाइप करने में कुछ वर्ड गड़बड़ हुआ है तो इस तरह क्वेश्चन नहीं था, इग्नोर कर दीजिए इसको, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक है, संक्षेपण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ये एक टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी आगामी परीक्षा के लिए अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो इसका आंसर शायद मैं आपको बता सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को रट के जाना है, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। इसका अर्थ मैं आपको बता दे रहा हूँ, संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना, ठीक है। सार प्रस्तुत करना, सार, संक्षेप आदि, इस प्रकार के संक्षेपण का, ठीक है, इस प्रकार संक्षेपण का अर्थ हुआ एक बड़े अनुच्छेद में अभिव्यक्त विचारों का समाज शैली में प्रस्तुत सार संक्षेप होता है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग संक्षेप मतलब शॉर्ट्स, कम में, ठीक है, वो होता है। और इसकी विशेषताएं आप लोगों को लिख देना है। मूल का सार, क्रमबद्धता यानी क्रम से होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, वो विशेषताएं हैं, ठीक है, लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताएं आप लोगों को लिखना है। इसकी परिभाषा आप सभी को मालूम है प्रयोजन मूलक की, और इसकी विशेषताएं लिख देना है मुख्य, ठीक है। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न ये भी है, लिख लीजिएगा। आगामी प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रभावी पत्र किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसका भी आंसर। अगला प्रश्न है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे आप लोग क्रॉस भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जो कि टॉप लेवल का है कि जनसंचार माध्यम और हिंदी विषय पर निबंध लिखिए। इसका आंसर पढ़ लीजिएगा, आपका आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही टॉप लेवल का है। अगला प्रश्न है कि आकाशवाणी रेडियो का अर्थ बताइए। ये भी टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। रेडियो से जुड़ा आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, 100% है। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन रेडियो से जुड़ा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी टॉप लेवल का, साहित्यिक भाषा और संचार भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है, आगामी परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के संवैधानिक, इतना इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग क्रॉस भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है फीचर लेखन की 5 विशेषताएं। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अगला है वो क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग पर टिप्पणी लिखिए। टॉप लेवल का प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समाप्त होते हैं लघु उत्तरीय बेस के क्वेश्चन, जो कि सारे टॉप लेवल के हैं। अगर आप जो मैंने आपको टॉप लेवल के बताया, इनको पढ़ के जाते तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब यहाँ पर बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से आपको पढ़ के जाना है, कौन से आपकी परीक्षा में आने की ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी पत्रकारिता के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से पढ़िएगा आप लोग। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब पहले आप लोग समझ लीजिएगा, फिर उसका आंसर देने का प्रयास किया करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हिंदी, ठीक है, पत्रकारिता के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालना है, ठीक है, उद्भव और विकास पर प्रकाश डालना है। ये टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है, आपकी आगामी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग क्रॉस भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया रेडियो से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन ये भी है, रेडियो की विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए इसके, ठीक है, वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, ओके। अगला प्रश्न है जो कि टॉप लेवल का है कि शीर्षक किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि कामकाजी हिंदी की वर्तमान दशा एवं दिशा पर प्रकाश डालिए। ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन, टॉप लेवल का तो नहीं कहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पत्र लेखन किसे कहते हैं। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। पत्र लेखन किसे कहते हैं, इसके प्रकार एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अगला प्रश्न है संचार के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से स्पष्ट कीजिए। ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए, ठीक है, टॉप कैटेगरी का।
अगला प्रश्न है कि कार्यालय पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए, ठीक है। इसको भी आप लोग आंसर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि टिप्पणी को परिभाषित करते हुए उसकी क्रियाओं पर प्रकाश डालिए। ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाषा कंप्यूटिंग का आशय स्पष्ट करते हुए वर्तमान परिदृश्य, ठीक है, परिदृश्य में भाषा के क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन टॉप लेवल का आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, इसका आंसर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न है कि संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है कि समाचार लेखन की परिभाषित करते हुए लेखन को परिभाषित करते हुए इसकी विविध प्रणालियों पर प्रकाश डालिए। ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैटेगरी का ये भी क्वेश्चन है। तो ये रहे दीर्घ होती है यानी कि विस्तृत उत्तरीय लेवल के टॉप लेवल के क्वेश्चन, जो कि आपको पढ़ के जाना, आपको काफ़ी मदद मिलेगी अगर आप मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अगर आप लोग एक भी बार देख लेते हैं उसका आंसर, उसके बाद आप भले क्वेश्चन आप लोग अच्छे से, क्योंकि टाइम है नहीं ज़्यादा, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके आगे आप लोग थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा, तो वहाँ पर बना के भी लिख सकते हैं आपकी परीक्षा में, तब भी आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के और भी टॉप लेवल के क्वेश्चन चाहिए किसी और सब्जेक्ट का, तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे हम, और भी आप तक मॉडल पेपर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।